सीपी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के सीरीज में फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आरआरबी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिजिक्स के इस टॉपिक को बार बार कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है तरंग, वेव। आज हम वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। वेव तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ डिस्टरबेंस का एक ऐसा प्रतिरूप है, एक ऐसा पैटर्न है जो किसी माध्यम में डिस्टरबेंस को कहते हैं। तो तरंग एक विक्षोभ या डिस्टरबेंस है जिसमें माध्यम के कण तो वास्तविकता में गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। मीन्स कि अगर जो भी हमारे जो तरंगे चलती हैं उनके ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। जो डिस्टरबेंस होता है, अगर कोई पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न को हम तरंग कहते हैं। जैसे किसी वाटर में हम किसी कंक्रीट को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, तो उसी डिस्टरबेंस को हम तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है तरंग के टाइप्स ऑफ वेव। तरंग दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में जो तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, जो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए। उनके जो पार्टिकल्स हैं, चलते हैं, तरंगों के जो संचरण होता है वो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है मैकेनिकल वेव में। एंड विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी चुंबकीय तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें संचरण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके वेव जो है कि वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे जो संचरण करते हैं और वेव उनकी चलती है। तो इसमें जो है कि मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती है, ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में है अनुदैर्ध्य तरंगे एंड अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अंदर दो प्रकार की तरंगे होती हैं मैकेनिकल वेव में। एंड इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों में अलग अलग तरंगे हैं, जैसे गामा किरणें, एक्सरे किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो किरणें। जो गामा किरणें हैं, गामा रेज, एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रेज एंड विजिबल रेज एंड इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। जो ये वेव होती हैं, ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं। इनका भी संचरण के जो मीडियम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, बट मैकेनिकल में मीडियम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि किस वेव में मीडियम की आवश्यकता होती है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखें। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रकाश तरंगे एंड रेडियो वेव तरंगे एंड अल्ट्रावायलेट रेज तरंगे। जो भी तरंगे होती हैं इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि एक जो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता यह है कि ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। चलने के लिए मतलब वैक्यूम में भी ये जो है कि प्रोपोगेट करती हैं वैक्यूम में भी। एंड जो ये फोटान की बनी होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये फोटान की बनी होती है। एंड इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। जो फोटान्स होते हैं, फोटान कैन बी ऑब्जर्व बाय मैटर। व्हेन दिस हैपन देयर लाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द हीट वार्मिंग द मैटर सनलाइट। मतलब कि अगर जो वेव्स होती हैं ये मैटर के द्वारा फोटान ऑब्जर्व किया जाता है, बट और किसी के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। मीन्स है स्मॉलेस्ट फोटान एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। जो लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वही फोटान कहलाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये फोटान की बनी होती हैं और इनके चलने के लिए जो ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। दे हैव नो मास, कोई भी इनमें जो है कि मास नहीं होता है। एंड हैव नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। इट इज़ ए न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल होता है मतलब इसमें किसी भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है लाइट, फोटान। नेक्स्ट है ये विद्युतीय उदासीन होती है, मीन्स न्यूट्रल होती हैं।
जिस कारण से वे किसी धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती हैं, विचलित नहीं होती हैं। जो हमारी फोटॉन्स हैं ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कई जैसे रेलवे में एंड यूपीपीसीएस में एंड अलग अलग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिजिक्स से कई बार क्वेश्चन, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनके पास ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है, मतलब एनर्जी होती है, तो इनके पास दोनों होता है, संवेग भी होता है। चलो देख लेते हैं तरंगे। जो इनके तरंगे होती हैं, जो कण की माध्य अवस्था जो होती है, इसमें एम्पलीट्यूड होता है। इसमें एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं, जैसे यहाँ ऊपर से नीचे इसके एक जो है एक गर्त होता है, मतलब ये एम्पलीट्यूड। तो इसमें जो होती है, इसमें तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य होता है, तो एक साइकिल को ही हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का एक तरंग दैर्ध्य, जिसका ये टाइम पीरियड भी कहलाता है इसे, एंड ये एम्पलीट्यूड होता है। एंड इसी को हम मेजरमेंट करेंगे पर यूनिट। जो हमारा 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या जो होती है वो हमारा आवृत्ति कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसमें ये हमारी तरंग होती है, तरंग को देख लीजिए। एंड ये दिशा जो होती है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इधर होती है, एंड टाइम है एंड एम्पलीट्यूड बना हुआ है। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी, जिसमें फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स जिसमें एम्पलीट्यूड जो सकरा हो जाता है एंड नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं, जो वेव ज़्यादा होती हैं। एंड इसमें जो है कि लो फ्रिक्वेंसी में इसमें एम्पलीट्यूड जो है कि ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है कि इसमें टाइम पीरियड जो है कि इसमें कम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/T। नेक्स्ट है तरंग शब्द से जो हमारी शब्दावली कुछ ऐसी वेवलेंथ है। जो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य एक तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक की एक वेव को ले लेते हैं, इसे हम तरंग दैर्ध्य, लेकिन टाइम पीरियड अब हम यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं। तो दो क्रमागत क्रस्ट के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो हमारा क्रस्ट होता है तथा गर्त होता है, तो को मिलाने से तरंग का निर्माण होता है। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये तरंग दैर्ध्य कहलाता है। एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड में जैसे अगर हम टाइम पीरियड को ए एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ए टाइम पीरियड हुए, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जहाँ तक वेव हमारी मैक्सिमम वेव हमारी एम्पलीट्यूड जो मेजरमेंट किया जाता है, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ध्वनिक तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई का माप है, जो मैक्सिमम ऊंचाई है। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर इनकी औसत स्थिति से माध्यम के कंपन कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह शिखर या गर्त दो तरंगों के औसत स्थिति के बीच की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तरंग से जो हमारे फ्रिक्वेंसीज हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है? तो 1 सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की नंबर ऑफ वाइब्रेशन, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में जो तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्यों कंप्लीट वेवलेंथ है, 1 सेकंड में जो वेवलेंथ होती है उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। कि कुल संख्या नंबर ऑफ 1 सेकंड में कितनी तरंग कंप्लीट किया है, मतलब तरंग दैर्ध्यों को कंप्लीट किया गया है। आवृत्ति के इसका जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, तथा इसे प्रति सेकंड से भी डिनोट किया जाता है। जैसे हाई फ्रिक्वेंसी में नंबर ऑफ वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लो फ्रिक्वेंसी में नंबर ऑफ वेवलेंथ कम होती है। ये मतलब शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसमें लॉन्ग वेवलेंथ होती है। मतलब इसमें जो वेवलेंथ बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, जहाँ फ्रिक्वेंसी हाई होगा वहाँ वेवलेंथ कम होगा, या वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिक्वेंसी हाई होगी। या फिजिकल टू 1/T। नेक्स्ट है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ये जो इनका वेवलेंथ होता है इंक्रीजिंग आर्डर एंड डिक्रीजिंग आर्डर। बार एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि वेवलेंथ में इंक्रीजिंग किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है, एंड वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ किसमें ज़्यादा होता है? गामा किरण की जो हमारी वेवलेंथ है, गामा रेस की वेवलेंथ जो है कि इसकी बहुत कम मतलब वेवलेंथ इसमें जो कम होती है। एंड एक्सरे की उससे भी कम, मतलब ये सबसे ज़्यादा ये कम होती है। इसके बाद वेवलेंथ हमारी बढ़ती जाती है, इससे एक्सरे की ज़्यादा होती है। पराबैंगनी, दृश्य और सूक्ष्म रेडियो, जो हमारी रेडियो की वेवलेंथ है,
जो वो बढ़ती जाती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ तो इसमें सबसे ज़्यादा है। एंड फ्रिक्वेंसी हमारी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो होती है वो गामा रेज की होती है। एंड सबसे कम वेवलेंथ होता है वो इंक्रीजिंग आर्डर का सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा किरण का, और फ्रिक्वेंसी गामा किरण का सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ कम होता है एंड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है। सबकी इसमें देख लीजिए, विजुअल रेज की इसमें देख लीजिए। एंड इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो है कि ज़्यादा होती है एंड फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो ये ध्यान रखिए, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें एक गामा रेज होती है, इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 के बीच होती है। ये बार बार पूछा गया है। इनकी आवृत्ति तथा ऊर्जा अधिकतम होती है। गामा रेज की जो आवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा होती है। यह शरीर में सबसे अधिक गहराई तक जाती है। इसका प्रयोग कैंसर के उपचार, हाँ मतलब गामा रेज की जो पूछा जाता है इसका एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये कैंसर के जो उपचार के लिए, अनाजों को कीटों से संरक्षा के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। गामा किरण जो रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं से, ये पदार्थ हैं उन्हीं से उत्पन्न होता है। एंड एक्सरे जो तरंगे होती हैं, इसका तरंग दैर्ध्य जो है कि 10⁻⁻10 से 10⁻⁸ मीटर होता है। और इसकी खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने की थी। हड्डी, दांत तथा रत्न के जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे आप जानते होंगे, एक्सरे जो उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग हवाई अड्डों, रेल टर्मिनल, अन्य स्थानों पर सामान को स्कैन के लिए किया जाता है, जो स्कैनर के रूप में होता है। ये एक्सरे जो रेज है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए दिखाया है कि कैसे उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। एंड अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इनकी खोज जो है जोहान रिटर ने की थी। एंड इनका तरंग दैर्ध्य 10⁻10 से 10⁻6 मीटर होता है। जो परावैंगनिक का जो तरंग दैर्ध्य है ये ज़्यादा होता है। इसके कारण स्किन कैंसर का खतरा होता है। मतलब परावैंगनिक अगर अल्ट्रावायलेट रेज आ गए, स्किन कैंसर का खतरा, ये जीवाणुओं के क्रोमोजोम को परिवर्तित कर देती है, जिस कारण इसका प्रयोग पानी शुद्ध करने के लिए जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ARO मशीन में लगाया जाता है। एंड ओजोन परत पर जो होती है, जिसके द्वारा परावैंगनिक किरणें अवशोषित होती रहती हैं। एंड इंफ्रारेड वेव में होती है, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इन किरणों की स्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो भी हमारी विजुअल रेज होती है, जो विजुअल रेज होती हैं, वो वाइट को, जैसे अगर हमें इसमें 7 रंग की तरंग, अगर हम इसको पास कराएं वाइट लाइट को, तो इसमें 7 रंग की तरंगें उत्पन्न होती हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड इंडिगो एंड वायलेट, ये 7 तरंगें इसमें पास होती हैं। अगर हम किसी प्रिज्म में, ग्लास के प्रिज्म में रखते हैं, एक तरफ से पास कराते हैं, तो वो परावर्तन होके, फिर इसके बाद परावर्तन होने के बाद डिफ्रैक्शन होके आउटपुट, अगर आउटपुट आता है तो आउटपुट में ये 7 लाइट निकलती है, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड इंडिगो एंड वायलेट। नेक्स्ट है, इनमें 7 रंग होते हैं। इसके तरंग दैर्ध्य 3.9 इंटू 10⁻⁷ से 7.8 इंटू 10⁻⁷ होता है। नेक्स्ट किरण देख लेते हैं। और इंफ्रारेड का उपयोग, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंफ्रारेड की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना होता है एंड ये कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसकी खोज जो है विलियम हर्सल ने की थी। एंड इसका तरंग दैर्ध्य 7.8 इंटू 10⁻⁷ से 10⁻³ तक होता है। एंड इसका उपयोग नाइट विजन तथा CCTV कैमरे में किया जाता है। इंफ्रारेज का उपयोग जो है CCTV कैमरे में उपयोग होता है नाइट के समय। रिमोट कंट्रोल में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड टीवी पावर एंड मोबाइल टावर, इस टीवी टावर एंड मोबाइल टावर में इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। देखिए जो रिमोट है उसमें जो है इंफ्रारेड निकलती है, रेज निकलती हैं। जब हम उसको क्लिक करते हैं बटन को तो उसमें रेज निकलती हैं, तो उसी से हमारा टीवी ऑन हो जाता है। जो माइक्रोवेव होती है, इनका खोज हेनरी हर्ट ने की थी। इनका तरंग दैर्ध्य 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर तक होता है। एंड इन तरंगों का उपयोग रडार प्रणाली में तथा संचार में किया जाता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण से इसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव में। तो जो वेव होती है इसमें 10⁻³ से 10⁻10 मीटर तक होता है। इन तरंगों का उपयोग रडार प्रणाली में तथा संचार में किया जाता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम में एंड रडार सिस्टम में जो किया जाता है माइक्रोवेव का। इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में भी किया जाता है। माइक्रोवेव तरंगों द्वारा भोजन को गर्म किया जाता है। ये माइक्रोवेव जो फ्रिक्वेंसी होती है, माइक्रोवेव वेव का प्रयोग किया जाता है।
तो सभी वेव का अलग अलग एप्लीकेशंस है, और जो वेव निकलती हैं जो उनका एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ किया जाता है, किस सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ये अलग अलग इसका एप्लीकेशंस है। जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसका तरंग दैर्घ्य 1 mm से 10 km तक होता है एंड 100 km तक। इनका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम के द्वारा सूचना को आदान प्रदान किया जाता है, मतलब एक कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है रेडियो वेव। एंड रेडियो प्रसारण टेलीविजन में, रडार में, रेडियो के तरंगों में ये किया जाता है। ये देखिए रेडियो वेव का स्टेशन है, इस स्टेशन के द्वारा रेडियो वेव जो है कि ट्रांसमिट होती हैं, प्रोपोगेट होती हैं ये वेवें। नेक्स्ट है जो मैकेनिकल वेव होती हैं, ऐसी तरंगें जिनके ट्रांसमिशन हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। हमने पहले बताया था जो ट्रांसफर वेव होती है एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। तो इसमें अलग अलग तरंगें हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, अनुप्रस्थ तरंगें में जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। जो ट्रांसफर वेव होती है, जो उनके कण होते हैं उसके चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। ये देखिए लिखा गया है, सरल रेखीय कंपन करते हैं तो तरंगों के अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। जो उनके पार्टिकल्स होते हैं तो वो जो उनके प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन के लंबवत होते हैं तो उन्हें हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। एंड मैकेनिकल वेव में 1 मिनट, एंड जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होती हैं, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जो हमारे उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो फोटॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के उसी के डायरेक्शन में पैरेलल में मूव करते हैं, उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। एंड अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो जो है कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लंबवत होती हैं, जो वेव चलती हैं। एंड गिटार स्ट्रिंग में भी होता है। एंड लाइट वेव को भी हम कह सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। मीन्स उसके पार्टिकल्स होते हैं कि ये अल्टरनेटिव होते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लंबवत होती हैं हमारी ये पार्टिकल्स, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। भूकंपी तरंगे, जो भूकंप में जो तरंगे होती है, यस तरंगे जो होती हैं, यस वेव होती है, पी वेव होती है। जो यस वेव होती है उसके लंबवत होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लंबवत होते हैं। जो पार्टिकल होते हैं यस वेव में उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लंबवत होती है। तो ये याद रखिए, यस वेव जो होती है, पी वेव यस वेव होती है, सेकेंडरी वेव होती है, वो जो है कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है भूकंप में। अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, वो वेव जो है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के जो कण होते हैं उसी दिशा में चलती हैं। मीन्स संचरण के माध्यम के कण के जो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। एंड तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे से दीवार से बांधकर दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग लंबाई के उसी अनुदिश कंपन करने लगती है। यह स्प्रिंग के अंदर अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होती हैं, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, जो कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन जो पैटर्न बनते हैं, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन जो इसमें दिखाया गया है, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें फोर्स लगे हुए हैं, संपीड़न विरलन, इस तरह से वेव चलती हैं। नॉट लुक लाइक दैट कि इस तरह नहीं चलती है ये वेव। ये वेव हमारी मतलब जो है कि उसी संपीड़न एंड विरलन के माध्यम में, मतलब उसी में कंप्रेस होती हैं, रिफ्रैक्ट होती है, तो उसी माध्यम में ये चलती हैं। ये दिखाया गया है जो वेव चलती हैं, कैसे चलती हैं। मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव उसी के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के जो पार्टिकल हैं उसी डायरेक्शन में चलती हैं। इसमें भी दिखाया गया संपीड़न विरलन, मीन्स उसी डायरेक्शन होती हैं। जो इनके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, साउंड वेव एंड भूकंपी तरंगों, पी वेव को भी हम अनुदैर्ध्य तरंग मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। पी वेव जो होती है, पी वेव भूकंप में जो यूज़ किया जाता है, पी वेव, यस वेव, लव वेव, तो पी वेव भी हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और ये इसलिए ये जो है कि ज़्यादा मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के उसी पार्टिकल में रिफ्रैक्शन एंड दोनों ये तरंगे उसी के माध्यम में चलती हैं। इसमें दिखाया गया साउंड वेव भी हमारी उसी में, सिस्मिक वेव जो सिस्मिक वेव होती है एंड जो सिस्मिक वेव, इसमें पी वेव दिखाया गया है, सिस्मिक वेव एंड साउंड वेव भी उसी संपीड़न विरलन माध्यम में चलती हैं। एंड स्प्रिंग के वाइब्रेशन एंड ये हमारी दिखाया गया है, तो वो उसी माध्यम में होता है।
कुछ डिफरेंस है, जैसे ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस है। इसके माध्यम के कण तरंगों की चलन के लंबवत में होती है, इनकी लंबवत में नहीं होती है, और उसी समांतर होती हैं तरंगे, जो पार्टिकल के कण होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के जो समांतर होती हैं। ये तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में चलती हैं, मीन्स एम्पलीट्यूड के माध्यम से चलती हैं, मैक्सिमम एंड लोअर, इस तरह से वो जो है कि अल्टरनेटिंग होती है, इस स्ट्रिंग तथा गर्त से मिलकर उन पर तरंगे बनाती हैं। ये तरंगे संपीड़न तथा विरलन के माध्यम से चलती हैं, तो इन्हें हम अंदर तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ये तरंगे ठोस माध्यम से द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं, परंतु द्रव के अंदर तक गैसों में उत्पन्न नहीं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंगे ठोस, द्रव तथा गैसों तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। जो संपीड़न, विरलन वाली, ये तीनों में उत्पन्न होती है, बस ये जो है कि द्रव तथा अंदर गैसों में उत्पन्न नहीं होती हैं। ट्रांसफर वेव